4 बजे तक सेहत बिल्कुल ठीक थी और 8 बजे तक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ इन 4 घंटों में जो पूरे देश की राजनीति हिल गई? आज हम बात करेंगे उस चौंकाने वाले इस्तीफे की जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पद छोड़ दिया है, वजह बताई सेहत। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं उनका कहना है कि वो 4 बजे तक बिल्कुल स्वस्थ थे। फिर 4 से 8 के बीच ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? और उससे भी बड़ा सवाल, बीजेपी क्यों चुप है? मोदी ने क्यों हाफ स्पीच दी? उपसभापति हरवंश ने क्यों नाम तक नहीं लिया? क्या यह सिर्फ संयोग है या कोई गहरी साजिश? क्या है इसमें आरएसएस का रोल? जो चर्चा चल रही है वो चौंकाने वाली है, उस पर भी इस कार्यक्रम में बात करेंगे। जो इस शो में मुकेश जी बेबाक तरीके से सारे सवालों का जवाब देंगे जो कि सबके मन में चल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शो बेबाक मुकेश। मुकेश जी, 4 तक स्वस्थ, एक मीटिंग भी हुई, अगली मीटिंग 4 के आसपास की, उसमें पूरा खेल बदल गया। 4 से 8 बजे के बीच तो इस्तीफा सब। 4 घंटे में क्या हो गया ऐसा? देखिए, जो खबरें छन कर आ रही हैं, यूं तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आ रही हैं, हाँ। बहुत सारी अटकलबाजियां हैं, हाँ। लेकिन एक जो ऐसा लगता है कि ज्यादा विश्वसनीय हाँ। कारण है, हाँ। वो ये है कि धनखड़ का अपमान हुआ 2, 4, 6 दिन के पहले। हाँ। और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपमान हुआ और अपमान से भरे हुए थे धनखड़ साहब। हाँ। और उस अपमान की पृष्ठभूमि में उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई शुरू की। हाँ। और उन्होंने जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा खुला मैदान दे दिया कि जो चाहे बोल लीजिए और जैसे चाहे बोल लीजिए, ये जो था ये एक तरह का विस्फोट था बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी यही तो नहीं चाहती थी कि कोई विपक्ष का नेता इस तरह से चीजों को सदन में रखे और वो रिकॉर्ड में चला जाए। तो उससे एक बड़ा कहना चाहिए कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आग बबूला हो गया, वो बिल्कुल नाराज हो गया। और एक दूसरा मामला बताया जाता है यशवंत वर्मा का, जस्टिस यशवंत वर्मा का, जो कि आपको पता है कि उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाना था, और वो कांग्रेस के नोटिस पर धनखड़ साहब ने स्वीकार कर लिया, जो कि शायद बीजेपी चाहती थी कि उनकी तरफ से लाया जाए, क्रेडिट उसको, उस सरकार को मिले, ना कि विपक्ष को। तो ये 2 कारण ऐसे हुए जिससे एकदम से बवाल मच गया। और फिर आप देखिए कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो मीटिंग होती है उसमें जिन 2 मंत्रियों को आना था, किरण रिजिजू और जेपी नड्डा, वो नहीं गए, फिर नहीं गए। तो ये एक तरह से सरकार ने अपनी आपत्ति, अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी। और शायद इसी बीच में ये नाराजगी इस कदर बढ़ी, या यूं कह लें कि हो सकता है कि धनखड़ को लेकर संदेह घर आ गए हों कि पता नहीं आज इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को इतना समय दे दिया, अभी तो पूरा सदन है, वो कब कब कैसे कैसे विपक्षी दलों को मौका देंगे और हमारी किरकिरी करा देंगे। तो उनके पास कोई मैसेज आया होगा कि नाउ इट्स ओवर, अब आपको इस्तीफा देना है। और इसी तरह से आया होगा उनके पास मैसेज कि आज आपको इस्तीफा देना है, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये सेहत का मसला कतई नहीं था, जैसा आपने इंट्रो में कहा, सेहत वेहत से कोई संबंध नहीं था। राज्यसभा की कार्रवाई बिल्कुल सुबह वैसे ही शुरू हुई, सामान्य तरीके से। वो पूरी तरह स्वस्थ थे, वो एंजॉय कर रहे थे सदन को चलाने में, अपनी बात भी कह रहे थे, डायलॉग, डिबेट वगैरह वगैरह सब वो उपदेश दे रहे थे, और इससे बीजेपी में चिढ़ पैदा हो रही थी, ये साफ दिख रहा था। तो ये तो एक वो पूरा मामला इस तरह से ऐसा लगता है, इसकी क्रोनोलॉजी इस तरह से हुई है। लेकिन सवाल इससे भी बड़ा ये है कि धनखड़ साहब का अपमान किसने किया? कौन है इस हिंदुस्तान में जो उपराष्ट्रपति को अपमानित कर सकता है? सीधी नजरें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर जाती। इन 2 के अलावा किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि धनखड़ की बेइज्जती करे। और ये बेइज्जती उस स्तर की थी जिसमें धनखड़ साहब बिल्कुल परेशान हो गए, आहत हो गए। तो और किस मुद्दे पर ये बेइज्जती हुई? मतलब जो 4 घंटे की बात आप कह रहे हैं, इन 4 घंटों का डेवलपमेंट तो ये समझ में आता है कि कॉल आया, मैसेज आया और दे दिया, बिल्कुल ठीक। लेकिन वो क्या इशू था
जिसकी वजह से धनखड़ निशाने पर आ गए मोदी। और आप देखिए कि मोदी की तलखी उनके ट्वीट में आप देखिए, आपने उसका जिक्र भी किया है कि प्रधानमंत्री मोदी अब वो जा रहे हैं, उनके काम की थोड़ी सी तो प्रशंसा कर दें। कोई प्रशंसा नहीं की उन्होंने, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा उनसे कोई लेना देना ही ना हो। वो क्या कहा है इनमें कि सेवा का अवसर मिला उन्हें, विभिन्न पदों पर, विभिन्न कैपेसिटी पर देश की सेवा करने का अवसर मिला। वो ये भी कह सकते थे कि मैंने अवसर दिया आपको राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनाकर, परोक्ष रूप से वो यही कह भी रहे हैं। और उन्होंने एक भी नहीं कहा कि उन्होंने शानदार काम किया, अच्छा काम किया, अच्छी तरह से सदन को चलाया। एक भी अल्फाज उनके सम्मान में उन्होंने नहीं कहा। तो ये भी बताता है कि कटुता किस स्तर तक पहुंच गई थी। बिल्कुल। दोनों के बीच संबंध किस तरह से बिगड़ चुके थे, बावजूद इसके कि धनखड़ साहब ने मोदी जी को खुश करने के लिए कौन कौन सी मुद्राएं अख्तियार नहीं की। बिल्कुल। सारी मुद्राएं अख्तियार की, सारे जो नियम होते हैं राज्यसभा या सदन को चलाने के, उनको ताक पर रखकर किया। बिल्कुल। और हर समय वो मोदी को डिफेंड करते हुए नजर आए, अपोजिशन को चुप कराते हुए। जैसे अपोजिशन मोदी पर कोई अटैक करने होता वो उनको रोकने लगते थे। तो इतनी सारी चीजों के बावजूद वो कौन सी एक चीज थी जिसकी वजह से ये रिश्ते इस कदर खराब हुए। ये एक बिंदु है जिसका अभी तक रहस्य से पर्दा नहीं उठा। आपने चर्चा की, आपने बताया कि खड़गे को बोलने दिया, खुल के खड़गे बोले, कोई ब्रेक नहीं मारा। ऐसा बहुत दिनों बाद पहली बार ऐसा दिखा, खासकर मुझे तो। इसके अलावा आपने अविश्वास प्रस्ताव की वो बात कही, इम्पीचमेंट की, कि उनके खिलाफ आना था, कांग्रेस का ले लिया। ये धनखड़ ने किया, लेकिन धनखड़ इतना क्यों कर रहे थे? इससे पहले भी कुछ चल रहा होगा। उसी की बात मैंने की ना। और हाँ बिल्कुल, हाँ अब उसी की बात मैंने की कि उसके पहले ये रिश्ता इतनी खटास उसमें पैदा हो गई थी कि धनखड़ ने अपनी भूमिका बदल दी राज्यसभा में। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो सचमुच के वो सभापति बन गए थे। और ये दिक्कत वाली बात थी मोदी सरकार के लिए। बहुत कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है और उस पर भरोसा करना ना करना, लेकिन उनका जिक्र तो होना ही चाहिए और आप उसका जवाब भी देंगे। आपने कहा कि वो खुन्नस में थे आला कमान। ये चर्चा भी चल रही कि आरएसएस और बीजेपी, वो आरएसएस की तरफ भी बातचीत कर रहे थे और शायद ये भी है कि बुराई भी शायद कर रहे होंगे वहां पर आरएसएस से, क्योंकि भागवत और मोदी की एक हिसाब से नोकझोंक चल रही है। इस वजह से हो सकता है क्या इसमें आपको भरोसा हो रहा है? ये एक पक्ष हो सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि धनखड़ साहब राष्ट्रपति बनने के बड़े इच्छुक थे। और ये जो कुछ भी प्राणायाम या दंडवत या जो भी वो मोदी की सेवा में कर रहे थे, वो सारा कुछ राष्ट्रपति बनने की कोशिश में कर रहे थे। और शायद उन्हें कोई मैसेज उस तरफ से मिला हो मोदी जी की तरफ से कि उनका नंबर नहीं लगेगा, या हो सकता है कि उन्हें ये महसूस हुआ हो कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो आरएसएस को भी खुश करना पड़ेगा। और वो आरएसएस के साथ ज्यादा सट रहे होंगे और ये मोदी जी को खटक गया होगा कि ये बंदा तो, इसको तो मैंने उपराष्ट्रपति बनाया और ये वफादारी नागपुर की दिखाने लगा है, तो इसको तो हटाना पड़ेगा। और मोदी जैसा खुन्नसी आदमी, आप जानते हैं कि वो उनके पूरी निष्ठा 200% चाहिए। 1% 0.1% भी वो ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते हैं जो उनके साथ ना हो। तो ये बेवफाई जो है, मतलब बेवफाई है या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये बेवफाई मोदी जी को खल गई हो और उन्होंने इनको रास्ते से हटा दिया हो। तो ये एक संभावना है। और यहीं पर आरएसएस का खेल आ जाता है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी और मोदी जी में जिस तरह के अध्यक्ष पद को लेकर जो टकराव चल रहा है, खींचतान चल रही है, 2 साल से एक नया अध्यक्ष नहीं पार्टी बना पा रही है, ना मोदी इतने ताकतवर होने के बावजूद अपना अध्यक्ष बनवा पा रहे हैं, और ना ही जो आरएसएस और भागवत के बारे में कहा जाता है कि सत्ता तो सारी संघ परिवार की वही है, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये लगातार खिंचता चला जा रहा है। तो ये तनाव अगर इधर भी आ गया हो तो भी आश्चर्य नहीं है। और मुझे तो एक संभावना ये भी लग रही है कि जिस तरह से मोदी कमजोर हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के बाद, हो सकता है कि उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई हो। वो अब
उस तरह से राजनीति को नहीं देख पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो पहले करते थे। यानी कभी थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज, थोड़ा बहुत किसी को खुश करने का या मनाने वगैरह की बात करने का, वो चीज़ें भी उन्होंने छोड़ दी। यानी अगर कोई बात हो गई थी 4 दिन 5 दिन पहले, तो क्यों नहीं धनखड़ को समझाया गया, क्यों नहीं उन्हें मनाया गया, या कल जो राज्यसभा में हुआ उन्होंने जो कुछ भी किया उसके बाद क्यों मोदी खुद धनखड़ से नहीं मिले, उनको मिलकर समझा सकते थे कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, आपको ये नहीं करना है। या धनखड़ इस तरह की पोजीशन में ला दिए गए कि वो बगावत पर उतारू हो गए। तो ये तमाम चीजें हैं जो मिस हैंडलिंग की तरफ इशारा करती है कि मोदी का मैनेजमेंट फेल हो रहा है, वो अपने लाए हुए आदमियों को भी हैंडल नहीं कर पा रहे। तो ये एक तरह का डेस्परेशन भी हो सकता है, हताशा की स्थिति भी हो सकती है, और अगर ये है तो फिर ये सरकार में एक बड़ी क्राइसिस को जन्म देने वाला है। ये सरकार बड़ी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है क्योंकि आरएसएस नाराज है। बीजेपी के अंदर कितनी नाराजगी हमको इसका अंदाजा नहीं मिल रहा है, लेकिन मोदी अगर थोड़ा भी कमजोर होंगे तब आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के अंदर एक विस्फोट की स्थिति है। बिल्कुल, कि एक पूरी पार्टी को गुलाम बनाकर रखा गया है और कुछ ऊपर के नेता सारे फैसले कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर जो आरएसएस वाली बात है कि आरएसएस से टच में थे, उन्हें खुश करने में लगे पड़े थे और मोदी की शायद बुराई भी कर रहे थे, इसलिए मोदी, अगर ये बात मोदी जी के सामने आई होगी तो ये तो होना ही था। और अगर आरएसएस से टच में थे और ऐसा किया गया है तो हो सकता है, अब जो आपने कहा कि विस्फोट अब होगा, क्योंकि बहुत दिनों से आरएसएस भी गुस्सा हुआ है, कुछ ना कुछ तो हल्का फुल्का धीरे धीरे चलेगा। आखिरी सवाल में ये भी है कि ठीक है, आप इतने गुस्सा क्यों हो सकते हैं कि हरिवंश उप सभापति नाम तक नहीं लिया जब बैठे थे आसन पे? तो हरिवंश भी क्या धनखड़ से कोई कमतर है क्या? हरिवंश भी उसी तरह के हैं, वो भी चापलूसी कर रहे हैं, वो भी मोदी के खासम खास बने हुए हैं, वफादारी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो राज्यसभा को जिस तरह चला रहे हैं वो किसी भी तरह से एक संतुलित और निष्पक्ष ढंग से तो नहीं चला रहे हैं। तो वो अपना प्रमोशन देख रहे होंगे। हो सकता है कि उनको कहा गया हो कि अगले उपराष्ट्रपति आप हैं, तो वो तो वफादारी और भी ज्यादा ढंग से शो कर रहे होंगे। तो हरिवंश, लेकिन ये बीजेपी ने इस मामले में जिस तरह का रुख अख्तियार किया वो सचमुच में हैरतनाक, कि इसका मतलब है कि ऊपर से एक मैसेज गया है कि कोई भी धनखड़ की तारीफ नहीं करेगा। ये ऊपर से संदेश दिया गया है, टूल किट पहुंच गया है। मीडिया में भी देखिए, गोदी मीडिया में भी इन सवालों पर कोई बात नहीं हो रही है कि क्या इस तरह से बेआबरू करके किसी को हटाना चाहिए। इस्तीफा नहीं हुआ है, इस्तीफा लिया गया है, ये मुख्य बात है इसकी। इस्तीफा लिया गया है और इस तरह से धनखड़ को गेट आउट कहा गया है, चले जाइए आप बाहर। ये इस तरह का ये पूरा एपिसोड है। ऐसे में आप देखिए कि बीजेपी का व्यवहार क्या है। बीजेपी, आप हैरत में लोगों को हो रही है कि कांग्रेस ज्यादा तारीफ कर रही है धनखड़ की, जिसने सबसे ज्यादा भुगता है। विपक्षी दलों ने सबसे ज्यादा भुगता है धनखड़ का जो कार्यकाल है। अभी पिछले कुछ महीनों को छोड़ दें अगर, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन भी अपोजिशन लेकर आया था। तो आप देखिए कि वो लोग तारीफ कर रहे हैं धनखड़ की, और जिनको तारीफ करना चाहिए धनखड़ की वो जुबान बंद करके रखे हुए, मुंह सिले हुए हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि इस पार्टी में जो एक सामान्य विवेक होता है वो भी अब बहुत कम रह गया है। अब एक आदमी के विवेक से पूरी पार्टी, पूरी सरकार चल रही है, और वो किसी के साथ ना हमदर्दी रखती, सिर्फ और सिर्फ वफादारी। अंतिम जो क्राइटेरिया है किसी भी लीडर के लिए पार्टी के अंदर प्रमोशन का या जो भी है रहने का, वो वफादारी है। तो सारे वफादार रहेंगे, और जो भी इतना सा भी बेवफाई करेगा उसका हश्र धनखड़ की तरह होगा। ये मैसेज भी पूरी पार्टी को मिल चुका है, और ये मैसेज पहले भी दिया जा चुका है, कई मामलों में दिया जा चुका है। लेकिन धनखड़ जी अपने कार्यकाल में भी जिस प्रकार से व्यवहार करते थे विपक्ष के साथ, ये हम उसकी राजनीति समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ। जो मुद्दे जो दो निकल के आए, 4 घंटे वाले और आरएसएस से संपर्क करने की कोशिश, उनके साथ बैठकी लगा के और उन्हें खुश करने की कोशिश, अगर ये हुआ है इसलिए मोदी जी ने ऐसा किया। लगातार थ्योरियां चल रही, 1-2 और चल रही जिन पर हमने चर्चा नहीं करी, क्योंकि हमें कहा गया कि ये
ज़्यादा वैसी खबर हो जाएगी। तो कई खबरें चल रही हैं कुल मिलाकर। अब देखते हैं बीजेपी जो चुप की राजनीति कर रही है, जो ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो ये रहा आज के चर्चा हमारे मुकेश जी के साथ, और ऐसे ही विषयों पर, धनखड़ जी के विषय पर, बाकी विषयों पर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप हमको देख पाएं, आपने सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं किया है तो आज कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड कर दीजिए। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.